हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैक्स स्टडी। आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है सेकंड टाइप ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फर्स्ट टाइप हम ऑलरेडी पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये हमारा डायग्राम होगा सेकंड टाइप यानी कि थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल विद वेपर आफ्टर कंप्रेशन, वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि जो हमारी वेपर होगी रेफ्रिजरेंट की जो रैपर होगी वो वेट कंडीशन में होगी आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि पॉइंट 2 पे जो हमारे और जो कंप्रेसर से बाहर जो हमारा वेपर निकलेगी वो वेट कंडीशन में होगी, यानी कि उसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स वेपर के साथ मिक्स होगी। जैसा कि हम डायग्राम टीएस डायग्राम में देख पा रहे हैं 1 to 2, यानी कि प्रोसेस 1 to 2 में कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। कंप्रेशन प्रोसेस में यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पे हायर प्रेशर और टेम्परेचर हाई हो जाएगा कंप्रेसर में कंप्रेशन के बाद। बट वो जो हमारा जो पॉइंट 2 पे जो रेफ्रिजरेंट यानी कि वेपर जो रेडी होगी यहाँ पे जो तैयार होगी वो उसमें कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स या कंटेंट वगैरह रह जाएगा, लिक्विड कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट। उसकी वजह से जो हमारा जो फाइनली वेपर होगी वो वेट जोन में होगी और वेट कंडीशन में होगी। अब नाउ प्रोसेस 2 to 3 प्रोसेस हमारी जो कंडेंसर के दौरान होगी, जिसमें हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट रहेगा और बाकी हीट रिमूवल यहाँ पे हो जाएगा। नाउ प्रोसेस 3 to 4 में हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस यानी कि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगा, हमारा जो रेफ्रिजरेंट यानी कि जो हमारा फाइनली कंडेंस होने के बाद जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा पॉइंट 3 पे, और जो पॉइंट 3 से एक्सपेंशन वॉल के थ्रू पास होगा तो फाइनली हमारा वेट रेफ्रिजरेंट होगा, यानी कि वेट वेपर में फाइनली एक्सपेंड होगी और जिसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे। नाउ द प्रोसेस 4 to 1 यानी कि रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारा जो इवापोरेटर में जो फाइनली कूलिंग प्रोवाइड की जाती है पर्टिकुलर स्पेस को। अब इस स्पेस को पर्टिकुलर इस हीट जब कूलिंग प्रोवाइड की जाती है तो रेफ्रिजरेंट में एक अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो जाती है, यानी कि हीट एडिशन होगा और जो इफेक्ट होगा यहाँ पे जो हीट का वो होगा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। और ये हमारा पीएच डायग्राम होगा। पीएच डायग्राम में प्रोसेस 1 to 2 इंक्लाइंड होगा, यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कंप्रेशन में कंप्रेशन वाला, और 2 से 3 हमारा कंडेंसर में ये हमारा आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। इसमें हमारा हीट रिमूवल होगा। प्रोसेस 3 to 4 में हमारा जो रेफ्रिजरेंट से यानी कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट से क्या होगा, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही डिक्रीज हो जाएगा। फाइनली प्रोसेस 4 to 1 के दौरान हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा उसमें वो हमारा इवापोरेटर के थ्रू पास होगा और इस इवापोरेटर से जब रेफ्रिजरेंट पास होगा तो फाइनली ये इवापोरेटर एक पर्टिकुलर स्पेस को कूलिंग प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे ही हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा जो कि होगा हमारा H1 - H4। अब H4 इक्वल टू होगा हमारा HF3, जैसे कि COP में दिख पा रहा है यहाँ पे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा हमारा H1 - HF3, क्योंकि HF3 इक्वल टू हमारा H4 होगा, इस वजह से हमारा जो H4 की जगह HF3 रिप्लेस कर दिया जाएगा। नाउ द वर्क डन हमारा कंप्रेसर के दौरान होगा, यानी कि प्रोसेस 1 to 2 के दौरान। यहाँ पे अगर हम एंथैल्पी की टर्म्स में देखा जाए तो एंथैल्पी की टर्म्स में हमारा जो डिफरेंस होगा यानी कि H2 - H1 ये हमारा वर्क डन होगा। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जैसे कि कुछ एक क्वेश्चन दिया गया है, कुछ वैल्यूज दी गई है उसकी, ये रहा। फाइंड द थ्योरेटिकल COP यानी कि COP ऑफ फॉरेस्ट CO2, यानी कि रेफ्रिजरेंट हमारा CO2 होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। मशीन वर्किंग बिटवीन द इन टेम्परेचर रेंज ऑफ 25 and -5। हमारे पास दो टेम्परेचर होंगे, यानी कि क्योंकि हमारा जो प्रोसेस जो कंप्लीट होता है, दो प्रोसेस होती है जहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस। ये प्रोसेस 2 to 3 एंड प्रोसेस 4 to 1।
जो प्रोसेस 2 to 3 होगी वो हायर टेम्परेचर पे होगी, और प्रोसेस 4 to 1 होगी वो लोअर टेम्परेचर पे। यानी कि जो हायर टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे होगा। टेबल से हम वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे? पॉइंट 1 पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो हमारा H1 और S1 की वैल्यू जो हमारी होगी यहाँ पे S1 और यहाँ पे H1 की वैल्यू होगी, क्योंकि हमारा इसमें डायग्राम में शो हो रहा है ये वेट रीजन में होगा। तो हमारा जो H यानी कि एंथैल्पी की वैल्यू होगी और एंट्रोपी की वैल्यू होगी वो हमारी HFG होगी, मतलब गैसियस फेज ऑफ एंट्रोपी एंड एंथैल्पी, और लिक्विड फेज ऑफ एंट्रोपी और एंथैल्पी, इन दोनों का डिफरेंस होगा। यानी कि पर्टिकुलर यहाँ पे जो हमारा इस सैचुरेशन लाइन पे देखते तो ये हमारा लिक्विड जोन होगा, ये ड्राई जोन, और जो हमारा ये बीच का होगा ये वेट जोन। अगर हम यहाँ से इधर खिसकते हैं तो परसेंटेज वाइज यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारा वेटनेस वेरी करेगी। यानी कि यहाँ से फाइनली वेटनेस जो फैक्टर होगा फाइनली 1 हो जाएगा, यहाँ पे आके 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे। T2 T3 की वैल्यू जैसे कि ऑलरेडी गिवन है, ये T2 T2 इक्वल टू T3 हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, और उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमारा जो T1 T4 होगा हमारा वो -5 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ x1 यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर द पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट 1 विल बी x1 इक्वल टू 0.6, और जैसे कि ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे ये रहा इज 0.6। और यहाँ पे हम नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी HF3 इक्वल टू HF2, HF3 इक्वल टू HF2 ये रहा। यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है, कहाँ पे है? HF3 इक्वल टू HF2, यानी कि क्योंकि दोनों का टेम्परेचर इक्वल है और दोनों ही हमारे लिक्विड के लिए यानी कि फ्लूइड कंडीशन के लिए हमारी वैल्यू निकाली जा रही है, तो हमारी HF3 इक्वल टू HF2 होगा और इस फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे, और जो कि हमारी टेबल से होगी। यानी कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे एंथैल्पी की लिक्विड केस के लिए, मतलब लिक्विड के लिए एंथैल्पी ये रहा 25 के लिए 164.77, ये रहा 164.77। HF1 इक्वल टू HF4, HF1 इक्वल टू HF4, क्योंकि हमारा लिक्विड जोन के लिए निकाल रहे हैं और टेम्परेचर भी इक्वल होगा, इस वजह से हमारा ये HF4 के लिए HF4 क्योंकि हमारा टेम्परेचर है -5, इस वजह से होगा 72.57। एंड अगर हम नेक्स्ट चीज़ यानी कि SF2 की बात करें, यानी कि एंट्रोपी की बात करें एट पॉइंट 2 फॉर द फ्लूइड, HF2 0.2 हमारा टेम्परेचर जोन में होगा 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा TS डायग्राम है, 25 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारे एंट्रोपी की वैल्यू होगी ये रही। वेपर कंडीशन के लिए ये रहा हमारा 0.9918, 0.69 सॉरी यहाँ पे होगी, क्योंकि 25 के लिए निकाल रहे हैं एंट्रोपी की वैल्यू और वो भी लिक्विड के लिए, तो हमारा ये होगा 0.6978 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब हम SF1 की वैल्यू निकालेंगे। SF1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि पॉइंट 1 पे लिक्विड के लिए हमारी एंथैल्पी की वैल्यू। अब 1 पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर क्या होगा -5, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। -5 के लिए एंट्रोपी की वैल्यू किसके लिए? ये लिक्विड के लिए, ये रहा लिक्विड, ये लिक्विड के लिए 0.2862। ऐसे ही हम S2 डैश के लिए वैल्यू निकालेंगे 2 डैश, यानी कि 2 डैश हमारा होगा ड्राई जोन में, तो ड्राई जोन में S2 डैश इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वेपर जोन में होगा ये रहा 0.9918 किलो जूल पर केजी केल्विन। और
अब नेक्स्ट हम निकालेंगे S1 डैश, ऐसे ही 1 डैश के लिए निकालेंगे यहाँ पे ड्राई जोन के लिए, वो भी निकल जाएगा। फाइनली हम S1 इक्वल टू होता है SF1 प्लस x SFG। अब यहाँ पे SFG को एक टर्म से रिप्लेस किया गया है यहाँ पे। अब एक फॉर्मूला होता है हमारा TDS, Q इक्वल टू होता है TDS, यहाँ पे Q इक्वल टू होगा H, और यहाँ पे H और S को H और T की टर्म्स में निकालेंगे हम, यानी कि ये रहा TDS, यानी कि H या यहाँ पे Q इक्वल टू TDS। अब यहाँ पे जब इस टर्म को इधर खिसकाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे DS की वैल्यू निकालने के लिए अपॉन T, Q अपॉन T। जब हम यहाँ पे DS की वैल्यू निकालेंगे, DS यानी कि एंट्रोपी की वैल्यू, जब एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो Q, क्योंकि Q की जगह हमारे यहाँ पर H है, तो हमारा फाइनली ये S इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन T। और यहाँ पे क्योंकि हमारा ये जो वैल्यू होगी ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होगी, तो उस पॉइंट को सफिक्स में लगा देंगे। अब हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे, मतलब नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे जो भी है। अब पॉइंट 2 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंट्रोपी की। अब पॉइंट 2 के लिए क्या होगा हमारा S2 इक्वल टू SF2 प्लस X2 SFG2। अब SFG2 की जगह यानी कि 2 के लिए हमने, जैसे कि हमने पहले ही निकाला है, S इक्वल टू होता है यानी कि एंट्रोपी इक्वल टू होता है हमारा एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर। अब एंथैल्पी ये हो गया हमारा उसी पॉइंट के लिए, यहाँ पे SFG था क्योंकि इस वजह से यहाँ पे हमने HFG, और पर्टिकुलर पॉइंट 2 के लिए है तो 2 हो गया यहाँ पे अपॉन T2 इक्वल टू हो गया हमारा वगैरह वैल्यू वगैरह पुट करने के बाद हमारी ये आ जाएगी। क्योंकि हमारी x1 की वैल्यू गिवन थी तो हमारी S1 की वैल्यू हमारी फाइनली न्यूमेरिकल टर्म्स में आ गई, और जो सेकेंड इक्वेशन होगी S2 के लिए वो x की टर्म्स में आएगी। और जब दोनों को इनको इक्वेट करेंगे तो फाइनली हम इसकी x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस x2 की वैल्यू H1 और H2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे H1 इक्वल टू होगा HF1 इक्वल टू X1 प्लस HFG1। HF1 की वैल्यू हम ऑलरेडी टेबल से उठा चुके हैं। अब X1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और HFG1 की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, जैसे कि टेबल में देख पा रहे हैं। अब ये HFG1 यानी कि पॉइंट 1 पे हमारा टेम्परेचर होगा -5 डिग्री सेल्सियस। अब उसके लिए HFG यानी कि लेटेंट हीट के लिए 248.76 किलो जूल पर kg। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली हमारी वैल्यू आ जाएगी H1 की, और H2 की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमारा ये वेट रीजन में, इस वजह से इसका लिए फॉर्मूला होगा H2 इक्वल टू HF2 प्लस X2 HFG2 इक्वल टू 164, यानी कि हमारी जो HF2 की वैल्यू जो हमने ऊपर टेबल से निकाली है प्लस X2 की वैल्यू जो हमारे जो फॉर्मूलाज को इक्वेट करने के बाद निकाली है, और इक्वल इनटू HFG2 लेटेंट हीट के लिए हमारे जो यानी कि टेम्परेचर इसके लिए ये जो पॉइंट 2 के लिए निकालिए 117.46, इस वैल्यू को पुट अप करने के बाद हमारी H2 की भी वैल्यू निकल जाएगी। फाइनली हम इन वैल्यूज़ को COP के फॉर्मूला में पुट अप कर देंगे। फाइनली हमारी आंसर आएगा 3.57। Now thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. Thank you and have a good day. Bye bye.